फैसल, आपसे शुरू करते हैं, थोड़ा सा हमें इसका कॉन्टेक्स्ट समझाइएगा। क्या समझते हैं इस वक्त ज़रूरत क्यों पड़ी चीन को ये कदम लेने की, इसका मकसद क्या है और क्या ये मौसर साबित हो सकेगी? बहुत शुक्रिया अलीना। मेरा ख्याल है कि पहली जो इंटरनेशनल बॉडी बनी थी लीग ऑफ नेशन, वो तो 4 साल से भी पहले फेल हो गई। और उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने ऑलमोस्ट 7 दहाइयों तक एक प्रॉमिस को तो पूरा किया कि एक वर्ल्ड वॉर नहीं हो सकी, उसको उसने रोका। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला जो इस दौरान आया वो ये कि बहुत बड़े बड़े जो नेशंस के डिस्प्यूट थे, उनमें यूनाइटेड नेशन की जो 2 बॉडीज थी, आईसीसी और आईसीजे, जिन्होंने बेसिकली स्टेट्स के बीच के जो डिस्प्यूट्स थे उनको रिजॉल्व करना था, वो इसमें इस तरह नाकाम रही कि वो रूलिंग तो दे देती हैं, लेकिन उस रूलिंग पे अमल कैसे होगा, ये एक इंस्टीट्यूशनल गैप था, एक फेलियर था। अच्छा, और उसमें फिर ये था कि जैसे 2003 में इराक के ऊपर अमेरिका और एलाइज ने बगैर यूनाइटेड नेशन की अप्रूवल के हमला कर दिया, और उसमें यूनाइटेड नेशन बुरी तरह फेल हो गया। अब ये है कि 2-3 बड़े बड़े जो तनाज़ात हैं, गजा वाला, यूक्रेन वाला, ये सब में भी देखें कि आईसीजे ने वॉर क्रिमिनल्स भी उनको करार दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी मसला जूं का तूं है। तो वेस्ट और ईस्ट में एक माइंडसेट का बहुत बड़ा पहले दिन से फर्क है कि वेस्ट जो है ये रूल बेस्ड ऑर्डर की बात करता है, जिसमें स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो होंगे, एक क्रिमिनल होगा, एक विनर होगा, एक लूजर होगा। जबकि जो ईस्टर्न ट्रेडिशन है ये कल्चर्स पर ज्यादा डिपेंड करती है, ये आपस में निगोशिएट करके, पंचायत करके, कुछ लोग दो करके मामला सुलझाने के आदी हैं। तो चाइना की ये जो कोशिश है, आप ये समझें कि ये यूनाइटेड नेशन के चार्टर के आर्टिकल 33 के अंडर तो है, उससे बाहर नहीं है ये, लेकिन इसमें वो जो स्ट्रिक्ट रूल बेस्ड ऑर्डर है उस तरह से ये नहीं होगा। ये वॉलंटरी, ये वॉलंटरली यहाँ पर आएंगे मुल्क, और जो चाइना ने हांगकांग के इसमें लिखा है उन्होंने कि इसके चार्टर में कि हम यहाँ अपना एक फ्रेमवर्क बनाएंगे जो कि कॉस्ट इफेक्टिव होगा। कॉस्ट इफेक्टिव किस लिए कि आप देखें, जब आप आईसीसी या आईसीजे में जाते हैं तो जजेस तो जाहिर है आपसे पैसे नहीं वहां पे लेते, लेकिन जो वकील हैं वो टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स लेते हैं किसी भी डिस्प्यूट के। पाकिस्तान का भी सिंथास एक वादे का अभी जो इशू हुआ, आपने देखा कि वकील 2-2 मिलियन से ऊपर उनको आपको पे करना पड़ता है। तो ये तमाम चीजें ईस्टर्न ट्रेडिशंस के खिलाफ हैं। आमतौर पर चाइना का ये ख्याल है कि हम लोग बैठकर इस जो है मामलात को फ्लेक्सिबली और कॉस्ट इफेक्टिवली हल कर सकते हैं। तो उसने उसका एक फ्रेमवर्क बनाया। वो फ्रेमवर्क क्या है अभी वो पूरी तरह मेरे सामने नहीं है, वो क्योंकि आज ही 30 को ही उन्होंने इसके ऊपर साइन किए हैं, 32 ममालिक बता रही हैं। इसमें मेरा ख्याल है कि चाइना के बाद 3 मुल्क हैं जो ज्यादा अहम हैं, पाकिस्तान, अल्जीरिया और इंडोनेशिया। अपनी आबादी के लिहाज से, अपनी जोग्राफी के एतबार से, तो अगर इनकी तादाद बढ़ती है, जो कि आई थिंक बढ़ेगी, ईस्टर्न पार्ट इसमें आएगा, तो ये उतना ही कामयाब फार्मूला होगा। क्योंकि हम लोग जो हैं ईस्ट वाले, इन्होंने ये मुसलसल नोट किया है कि जब तक वेस्ट का कोई प्रॉब्लम ईस्ट के साथ हो तो आईसीजे, आईसीसी और यूनाइटेड नेशंस और सिक्योरिटी काउंसिल ये तमाम एक्टिव होते हैं, अपने फैसलों पर अमल भी करवा लेते हैं। लेकिन हमारी साइड पर जो भी डिस्प्यूट होता है वो जूं का तू रहता है। गजा का उसमें ताजा मिसाल है। तो चाइना का ये जो इनिशिएटिव है, ये समझें आपके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसका जो बिजनेस इनिशिएटिव, ये तो सपोर्ट करने के लिए भी एक शक्ल है कि उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो ईस्ट में उसी सूरत में और अफ्रीका में कामयाब होगा अगर इन इलाकों में पीस होगा। तो वो पीस किसने करना है? तो चाइना का ख्याल है कि वो मैं उसके लिए कोशिश करता हूँ, यानी कि चाइना कोशिश करेगा इन ममालिक के साथ और पीसफुली करेगा, ना कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फीस के साथ करेगा। अच्छा गो के फैसल, काफ़ी मेरे आपसे इसके ऊपर मजीद सवाल भी हैं, लेकिन एक चीज़ को ज़रा समझा दीजिएगा इससे पहले कि हम आगे बढ़े दूसरे पैनलिस्ट के पास भी, फिर विल सर्कल बैक टू यू। अगर वेस्ट के ममालिक इसमें नहीं आते, यानी मेंबर नहीं बनते, तो क्या आपको लगता है इसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर असर पड़ेगा, या ये उस तरह से इसको रिप्यूट या रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी जैसे दीगर आलमी बॉडीज़ को मिलती है, आईसीजे, आईसीसी? देखें, इंटरनेशनल बॉडीज जो के डिस्प्यूट रिजॉल्व करवाने के लिए बनी थी, वो तो अपनी क्रेडिबिलिटी वेस्ट वाली खो चुकी हैं, बहुत बड़े बड़े डिस्प्यूट हल नहीं करवा पा रही। इसलिए इसकी क्रेडिबिलिटी तो अभी बननी है, अभी तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आप देखें कि जितने मेंबर्स इसमें आएंगे और जी वो क्रेडिबिलिटी बनती जाएगी। आप देखेंगे
कि ये आप इसको एक इदारे के तौर पर ना देखें, आप देखेंगे चाइना ने बतौर मीडिएटर ईरान और सऊदी अरब का सदियों पुराना जो एक दोनों नेशंस की लड़ाई है और अभी दहाइयों पुरानी मुल्कों की लड़ाई, उसको उसने सॉल्व किया है। उसके बाद उसने फलस्तीन के तमाम सेक्शन जो उसके फैक्शंस थे उनके दरमियान उसने सुलह करवाई पिछले साल अप्रैल में। इसी तरह अब बाकी ममालिक भी उसके पास अपने डिस्प्यूट्स लेकर जाएंगे, क्योंकि वो जो ईस्टर्न ट्रेडिशन है उसके मुताबिक मामलात को हल करने की उसका। अच्छा, ये जो आपने कहा ना ईस्टर्न ट्रेडिशंस के मुताबिक, लेकिन फिर रूल बेस्ड भी नहीं है, फिर आगे कॉस्ट की भी आपने बात की और इन्फोर्समेंट, ये सब बहुत बड़े सवाल है। आई सर्कल बैक टू यू, लेकिन मज़हर अब्बास साहब आप कहिएगा, आप कहाँ तक देखते हैं कि ये इफेक्टिव होगी, मौसर हो सकती है आपके ख्याल में? इकोनॉमिस्ट लिखता है कि चाइना ने मीडिएशन सेंटर्स पहले भी रहे हैं लेकिन इतने मौसर नहीं रहे हैं माजी में। एक्सपेक्टेशंस क्या? देखिए, चाइना ने अपना रोल बढ़ाया है। माजी में चाइना का रोल बहुत महदूद था। चाइना के बारे में कभी ये नहीं कहा गया कि चाइना एक्सपेंशनिज्म में बिलीव करता है, अपनी आइडियोलॉजी को, सोशलिज्म को एक्सपेंड करता है दूसरे ममालिक में। इस तरह के इल्ज़ामात रूस पर तो आते रहे हैं, लेकिन चाइना पे नहीं आए इस तरह के इल्ज़ामात। और इतना प्रोएक्टिव रोल हमने चाइना का पहले नहीं देखा जो पिछले चंद सालों में देखा है। लेकिन ये एक पोलराइज वर्ल्ड है और उस पोलराइज वर्ल्ड में ही इससे नई बॉडी को देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसको, जिस तरह हम यूनाइटेड नेशन के बारे में एक जनरल ओपिनियन है, हालांकि बहुत रिजर्वेशंस हैं यूनाइटेड नेशन के किरदार के बारे में, लेकिन फिर भी इट कंसिडर्ड एज द अल्टीमेट फोरम कि जहां तमाम तर रिजर्वेशंस के बावजूद लोग जाते हैं उसमें। अब जब तक इस मीडिएशन बॉडी के अंदर वो ममालिक नहीं आएंगे जो दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं, दुनिया में अपना इम्पैक्ट रखते हैं और वो कंट्रोवर्सीज़ का भी हिस्सा रहे हैं और रहें उस वक्त तक, यानी अगर अमेरिका इसका हिस्सा नहीं बनता, अगर रूस इसका हिस्सा नहीं बनता, अगर ये ममालिक नहीं बनते, तो फिर उसकी मीडिएशन का वो इम्पैक्ट नहीं आ पाएगा जो कि जनरली आना चाहिए उसमें। ज़ाहिर है अमेरिका चाइना रिलेशनशिप, अमेरिका सोवियत रिलेशनशिप, फिर इंडियन फैक्टर, इंडिया इस वक्त का जो इंडिया है और माजी में भी वो चाइना के साथ उनका एक इशू रहा है हमेशा से, एक जंग भी लड़ी है उन्होंने, हालांकि उनकी तजारत भी होती है। तो ये टेस्ट होगा, जिस तरह अभी फैसल कह रहे थे कि ये अपने आप को एज एन इंडिपेंडेंट मीडिएटर्स मनवाते हैं और फिर कोई ऐसे सक्सेस स्टोरीज़ अगर वो लेकर आते हैं तो इनका एतमाद बढ़ेगा और दुनिया के वो ममालिक जो इस वक्त इसका हिस्सा नहीं है वो भी फिर इसका हिस्सा बनना चाहेंगे। तो इट ऑल डिपेंड्स कि ये काम किस तरह करते हैं, इट ऑल डिपेंड्स कि क्या वाकई एक मीडिएटर के तौर पे वो ये रोल प्ले करते हैं, पार्टिजन तो नहीं होते, कहीं बायस तो नहीं होते। तो अगर मीडिएशन वाला रोल इन्होंने सक्सेसफुली अदा किया और कुछ बड़े डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करवाया तो डेफिनेटली क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक इस पर एतमाद कर सकेंगे। तो इट्स अ टेस्ट फॉर अ न्यू बॉडी और फॉर चाइनाज़ जो है फ्यूचर रिलेशनशिप विद द अदर कंट्री। ये सारा डिपेंड करता है कि अब ये बॉडी कैसे आगे बढ़ती है। सर, आपकी तवक्को क्या है, क्या मगरिब ज्वाइन इन करेगा? चैलेंजेस है, देखिए जब चाइना का नाम आ जाता है ना तो जाहिर है मगरबी ममालिक और ख़ास तौर पे अमेरिकन इन्फ्लुएंस के अंदर जो ममालिक आते हैं वो थोड़े से रिजर्व्ड हो जाते हैं उसके अंदर, तो इसलिए वो तो चीज़ रहेगी। लेकिन फिर मैंने कहा कि फ़र्ज़ करें कोई एक डिस्प्यूट चाइना लेता है और वो उसको, ये बॉडी उसको सक्सेसफुली रिजॉल्व करने में कामयाब हो जाती है तो डेफिनेटली आएंगे आपके ख्याल में। ठीक है।